हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है इसका वीडियो लेक्चर हालांकि मैंने पहले भी डाला है, लेकिन मैं आज आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं फंक्शन के बारे में। एक्चुअली फंक्शन किन्हीं दो सेट के बीच में डिफाइन होता है, एक सेट के बीच में डिफाइन हो जाता है। सपोज करो पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो हमारा फंक्शन दो सेट एक ही सेट के बीच में डिफाइन होता है। फंक्शन ए सच दैट, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा फंक्शन जो ए से बी की ओर डिफाइन है, हमारा फंक्शन ए से सेट बी में डिफाइन है। डेफिनेशन की बात करते हैं। सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी, देन इट इज फंक्शन, then this relation will be a function। एक बार और देखिएगा, set A to set B such that each and every element of set A has a unique image in set B, then this relation will be a function। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हमारा सेट A से यदि हमारा फंक्शन सेट A से सेट B में डिफाइन है, इस प्रकार डिफाइन है कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की सेट B में एक यूनिक इमेज हो, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो, तो इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक सेट मेरे पास यहाँ ए है और एक सेट मेरे पास यहाँ बी है, तो x1 की इमेज y1 पर बनी हुई है। इधर वाली सारी वैल्यू जिस पर एरो लगे हुए होते हैं वे इमेज होते हैं, तो हम कहेंगे x1 जो है y1 की इमेज, x1 की जो इमेज है वो y1 है, और x2 की इमेज जो है वो y2 है, और x3 की इमेज जो है वो y3 है, और x4 की इमेज भी y3 है। तो ऐसे कहेंगे y1 इज इमेज ऑफ x1, y2 इज इमेज ऑफ x2 एंड y3 इज इमेज ऑफ x3 एंड x4। y4 और y5 किसी की भी इमेज नहीं है। अगर मैं इधर वाली वैल्यू के बारे में बात करता हूं, इधर वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूं, तो x1 प्री इमेज है y1 की, x2 प्री इमेज है y2 की, x3 प्री इमेज, x3 एंड x4 प्री इमेज है y3 की। यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट प्री इमेज होते हैं और सेट बी के वे एलिमेंट्स इमेज होते हैं जिन पर एरो लगा हुआ होता है। सेट ए के टोटल एलिमेंट डोमेन भी कहलाते हैं और सेट बी के टोटल एलिमेंट को डोमेन भी कहलाते हैं। जिन पर एरो लगा हुआ होता है वे रेंज होते हैं, रेंज। तो जैसे मैं बात करूं, रेंज क्या होगी? रेंज y1, y2, y3 होगी। कोडोमेन के बारे में बात करता हूं, कोडोमेन क्या होंगे? y1, y2, y3, y4, y5 होंगे। यानी कि कोडोमेन सारे एलिमेंट हो जाएंगे, रेंज जिन पर एरो लगा हुआ है वो हो जाएंगे। तो रेंज में क्या क्या आ जाएगा? y1, y2, y3। सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन होंगे। यही बात फंक्शन की, हालांकि मैंने सारी डेफिनेशन आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में डिफाइन की थी। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन fx इक्वल c, fx इक्वल c को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी राइट साइड में कोई कांस्टेंट हो, परमानेंट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट से परमानेंट हो या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्चुअली जैसे fx इक्वल c, ये राइट साइड में कोई कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसका डोमेन r होता है, r का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ x की वैल्यू इस फंक्शन में कोई भी डाल सकते हैं। सपोज करो आप इसमें 1 रखें, 1 चूंकि रियल नंबर है तो डाल सकते हैं क्योंकि इसका डोमेन r है। सपोज करो इसमें -1 रखें, -1 भी डाल सकते हैं क्योंकि -1 भी रियल नंबर होता है। अगर मैं कहूँ इसमें 7 रखो, 7 भी डाला जा सकता है क्योंकि 7 भी रियल नंबर होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ आई डालिए, आई यहाँ एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि आई एक इमेजिनरी नंबर होता है। यानी कि कांस्टेंट फंक्शन में जो हम वैल्यू डाल सकते हैं वो ऑल रियल नंबर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, x के स्थान पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन r है। जो हम यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं वो डोमेन होगी और जो इससे वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो रेंज होगी। तो आप यहाँ 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, हर बार आपका आंसर c आने वाला है, इसीलिए इसकी रेंज c हो जाएगी। तो रेंज क्या हुई? c। अगर मेरे पास ये फंक्शन fx इक्वल 7 होता तो डोमेन तो मेरा r होता
और रेंज मेरी 7 होती। अगर मेरे पास ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल 9 होता तो डोमेन तो मेरा आर होता और रेंज मेरी 9 होती। यानी कि रेंज वो वैल्यू होती है जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ एलिमेंट कौन सा लिखा हुआ है, सी, तो रेंज सी हो जाएगी और सारे कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन आर होता है। अब आप इसको एक तरह से मैपिंग सिस्टम से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सेट ए है और एक सेट मेरे पास ये बी है और x1 आप सपोज करो आपने यहाँ x1 डाला तो आपका आंसर क्या आएगा, c। इसका मतलब x1 की इमेज y1 पे बनी। सपोज करो आपने x के स्थान पर x2 डाला तो x2 की इमेज बाहर क्या निकल के आई, x2 के स्थान पर डालने के बाद भी y1 आया, x3 के डालने के बाद भी y1 आया, x4, यानी कि आप कुछ भी डालिए हर बार एक जैसा आंसर आ रहा है, y1 आ रहा है। हालांकि आप यहाँ c भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलो c ही लिख देते हैं, आप यहाँ c भी लिख सकते हैं। तो x1 की इमेज भी c है, x2 की इमेज भी c है, x3 की इमेज भी c है, x4 की इमेज भी c है। आप कुछ भी डालिए आपको हर बार आंसर c आया, इसलिए इसकी रेंज c है। अब चूंकि हम फंक्शन पढ़ते सिर्फ 3 चीज़ों के लिए है, डोमेन, रेंज और ग्राफ के लिए। डोमेन कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन आर होता है। रेंज एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स वो चीज़ होती है जो बाहर निकलती है वैल्यू। तो यहाँ इस फंक्शन से जो मुझे बाहर मिलेगा वो मिलेगा सी, इसलिए इसकी रेंज सी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ एफ एक्स इक्वल सी का ग्राफ बनाइए, डियर स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल सी का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एफ एक्स को वाई मानना पड़ेगा। तो पुट एफ एक्स इक्वल y, तो एफ एक्स की सीट पे y, y इक्वल सी। y इक्वल सी का मीनिंग, y इक्वल सी का ग्राफ बनाने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस ड्रा कीजिए। मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y इक्वल सी का मीनिंग होता है कि आपके पास x अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन जो ओरिजिन से c डिस्टेंस पर है और वो डिस्टेंस पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। तो x अक्ष के पैरेलल वो लाइन ये बनेगी जो ये आपके पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन से c यूनिट डिस्टेंस पर है। तो ये जो ग्राफ बना है, ये जो लाइन बनी है, ये y इक्वल सी की बनी है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन डियर स्टूडेंट्स उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं जिस फंक्शन में हमारे पास एक साइड में, राइट साइड में कोई कांस्टेंट हो, उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। सभी कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन आर होता है और रेंज उनकी सी वो होती है जो राइट साइड में लिखी हुई होती है, तो रेंज सी। और सभी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो आपका एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन होता है। वो लाइन एक्स अक्ष के ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। चले अब कुछ आपके पास एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन के डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस एक्स, और ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस एक्स क्या है भाई, कांस्टेंट फंक्शन। सर क्यों है, क्योंकि आप एक्स के स्थान पर डोमेन याद कीजिएगा। डोमेन क्या था कांस्टेंट फंक्शन का, डोमेन था डियर स्टूडेंट्स एक्स, आर। तो आप इस एक्स के स्थान पर, इस वाले एक्स के स्थान पर कोई भी रियल वैल्यू रखिए, आप 7 रखिए, 25 रखिए, 99 रखिए, आपको आंसर हर बार 0 ही मिलेगा। सपोज करो आपने एक्स के स्थान पर 9 रखा, तो f9 इक्वल 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या आया, 0। 0 क्या है, कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स कैसा फंक्शन है, हम एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन बेस नहीं बनते हैं, लेकिन एमसीक्यू में बात बहुत बार कंपटीशन में बात पूछ ली जाती है, इस टाइप की बात दे दी जाती है एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स, और ये पूछा जा सकता है कि बताइए कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स, हालांकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब एक कांस्टेंट फंक्शन के रूप में ही देंगे, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल 1 जो कांस्टेंट, राइट साइड में 1 मुझे मिल चुका है, कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है सर, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन के डोमेन की बात करता हूँ, उसका डोमेन आर था। आर का मतलब मैं यहाँ कुछ भी डाल सकता हूँ, डाल के देखिए, अगर आपने यहाँ 0 डाला तो f0 इक्वल 0.0, 0.0 को बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के कुल मिलाकर के 7 होती हैं, जो लिमिट वाले चैप्टर में आप लोग जाकर के सीखेंगे। आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स में लास्ट में जाकर ये चैप्टर है। तो 0.0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मीनिंगलेस है, इसको हम लोग मीनिंगलेस बोलते हैं। 0/0 का मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है।
इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि 0/0 को अगर आपसे कोई कहा जाए कि 0 को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो मना कर दीजिएगा, मीनिंगलेस, इसको 0 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। सारे एग्जाम्पल आप खुद पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं अगले फंक्शन के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली फंक्शन हम लोग इसलिए ही पढ़ाते हैं ताकि हमें पहचान हो जाए कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फंक्शन की 3 चीज़ को ध्यान में रखने के लिए फंक्शन को पढ़ा जाता है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। आइए अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स इक्वल एक्स ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका डोमेन यहाँ x पर वैल्यू जो यहाँ x की वैल्यू रखी जा सकती है वो डोमेन होती है। यहाँ हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसका डोमेन ऑलवेज r होता है। यहाँ जो बाहर वैल्यू निकलेगी वो रेंज होती है, तो रेंज भी इसकी r होती है। और इत्तेफाक की बात ये है, आइडेंटिटी फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिस फंक्शन में जो डालोगे वही अगर आपको मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ x के स्थान पर अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो f1, आपने फंक्शन में 1 डाला, 1 ही बाहर निकल के आया, क्योंकि राइट साइड में x है और x की वैल्यू यहाँ भी डाली जाएगी, तो f1 बराबर इक्वल टू 1। तो f1 इक्वल टू 1 का मीनिंग हुआ 1 डाला, 1 बाहर निकला, तो आइडेंटिटी फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ तो f2 इक्वल 2 आ जाएगा, 2 डाला, 2 बाहर निकला, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन। कुल मिला के जो डालोगे वो ही बाहर निकलेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। डोमेन इसका आर होता है, रेंज इसकी आर होती है। यहाँ लिखी हुई वैल्यू को डोमेन का दूसरा नाम इनपुट भी है। यहाँ लिखी हुई वैल्यू को रेंज का दूसरा नाम आउटपुट भी है। डोमेन भी आर, रेंज भी आर। ऐसी बात आपसे पूछी जा सकती है कि बताइए आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि इसका डोमेन आर होता है, रेंज इसकी आर होती है। डोमेन आपने सीखा, आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। रेंज अगर मैं बात करूँ, अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, रेंज इसकी आर होती है, डोमेन इसका आर होता है। और अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। मेरे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स था। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए एफ एक्स को वाई माना जाता है, तो मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल वाई, एफ एक्स इक्वल वाई लिया, तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पर वाई रखा, वाई इक्वल, यानी कि यहाँ रखा गया वाई इक्वल एक्स, वाई इक्वल एक्स। वाई इक्वल एक्स का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन। कहाँ से डियर स्टूडेंट्स? ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाए। देखो जैसे ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये ओरिजिन से, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए इस वाली लाइन को कहा जाएगा वाई इक्वल एक्स। और वाई इक्वल एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि उस फिगर का ग्राफ एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें लीनियर की पावर ऑलवेज 1 हो। यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन जो होता है वो आर होता है, रेंज क्या होती है वो आर होती है, और इसका ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाने वाली कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें वेरिएबल की पावर केवल 1 हो, अर्थात x की पावर भी 1 हो और y की पावर भी 1 हो। तो सर इसका मीनिंग तो ये हुआ, अगर x की पावर भी 1 हुई, y की पावर भी 1 हुई, तो इसका ग्राफिक स्ट्रेट लाइन बनेगा। 100% डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास x की पावर भी 1 होती है, y की पावर भी 1 होती है, तो उसका ग्राफिक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। आइए बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, एक्स की पावर 1 है ना, इसलिए लीनियर फंक्शन कहलाएगा। इसमें कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें हमने ए की वैल्यू 0 डाली, अगर हमने इसमें ए की वैल्यू 0 डाली, तो अगर यहाँ ए की वैल्यू 0 डाली, सपोज करो आपने यहाँ ए 0 लगाया, तो ये पूरी पार्टी फिनिश हो जाएगी। सिर्फ राइट साइड में बी बचेगा, और बी बचते ही ये वाली टर्म फिनिश हो जाएगी एक्स वाली, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। तो कभी भी ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका डोमेन भी आर होता है, रेंज भी आर होता है। इसका मतलब मैं यहाँ कुछ भी डाल सकता हूँ, जो मर्जी आए, और रेंज भी आर, यानी कि कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी बाहर निकल सकता है। डोमेन को हम लोग एक्स एक्सिस पर देखते हैं, रेंज को हम वाई एक्सिस पर देखते हैं।
अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की बात करूं, वैसे तो इसका ग्राफ इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाया जाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = c, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको स्ट्रेट लाइन में समझाऊंगा जब मैं आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये यहाँ याद रखिए, इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब डोमेन, ये तो ग्राफ आपको याद ही रखना है। डोमेन आर क्या होता है? आर का मीनिंग होता है, यहाँ आप एक्स एक्सिस पे कहीं भी जाके खड़े हो जाइए, आपको हर जगह रीडिंग मिलेगी एक्स एक्सिस पर। सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मैंने रीडिंग पढ़ने के लिए ग्राफ पर परपेंडिकुलर डाला तो मुझे ग्राफ पे ये रीडिंग मिली। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके डोमेन में है। अगर आप यहाँ जाके खड़े हुए हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ भी रीडिंग है। अगर आप यहाँ जाके खड़े हुए हैं, यहाँ भी रीडिंग है। यहाँ जा करके अगर आप खड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ जाके खड़े हुए हैं, यहाँ भी रीडिंग है। इसका मतलब इसका डोमेन आर है। एक्चुअली डोमेन का मीनिंग ये होता है कि आप एक्स एक्सिस पर, अगर किसी फंक्शन का डोमेन आर है तो आप एक्स एक्सिस पर कहीं भी जाकर खड़े हो जाइएगा और वहां से एक्स एक्सिस, वहां से अपने ग्राफ पर परपेंडिकुलर डालिएगा। अगर ग्राफ पर परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको ग्राफ पर रीडिंग मिलती है तो हम कहेंगे कि इसका डोमेन आर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या क्या समझा, ये समझाने की कोशिश की है कि फंक्शन क्या होता है। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको ये समझाने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको आइडेंटिटी फंक्शन समझाने की कोशिश की है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। इसके बाद मैंने लीनियर फंक्शन समझाने की कोशिश की है कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। अब आप डियर स्टूडेंट्स इसको मन लगा करके पढ़िएगा। मैं कल आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।